बच्चे लास्ट टाइम हमने थर्मोडायनामिक्स के अंदर अपना ये साइक्लिक प्रोसेस और उसके बाद हीट इंजन तक हमने डिस्कस कर लिया था पूरा। हीट इंजन के आगे जो अपने पास टॉपिक है ये है प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर, जिसको हीट पंप भी कहते हैं। देखो रेफ्रिजरेटर का अगर जो बेसिक पर्पस समझे हम, उसका बेसिक पर्पस क्या है रेफ्रिजरेटर का? उसका काम है कि एक ठंडी चीज में से हीट एक्सट्रैक्ट करना और उसे और ठंडा कर देना। हम गर्म चीज में से हीट नहीं निकाल रहे हैं, हम एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाली चीज को फ्रीजर में रखते हैं और हम कहते हैं उसे अगर जो फ्रीज करना है, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आइस जमानी है हमें, तो हमने वाटर लिया जो कि रूम टेम्परेचर पे था। अब जो रूम टेम्परेचर पर है उसमें से हमें क्या करना है, हीट एक्सट्रैक्ट करनी है और सराउंडिंग में रिलीज करनी है, उस सराउंडिंग में जिसका टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा है। तो अब हमें लो टेम्परेचर से हीट एक्सट्रैक्ट करके हाई टेम्परेचर पर लेके जानी है, जो कि अगेंस्ट द लॉ होता है, क्योंकि नेचर का लॉ क्या कहता है कि हीट विल ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो अब अगर लोअर टू हायर लेके जाने हैं तो हमें कोई एक्स्ट्रा सोर्स यूज करना पड़ेगा, जिसको हम कह रहे हैं कि हीट पंप है। क्लियर है? अब हमने जिस टाइम पे हीट इंजन की बात करी थी वहां तीन चीजें देखी थी हमने, तीन कंपोनेंट्स मेन थे, एक सोर्स, एक वर्किंग सब्सटेंस और एक सिंक। यहां पर भी हमारे पास तीन मेन कंपोनेंट्स रहेंगे, एक सिंक, एक रहेगा वर्किंग सब्सटेंस और एक रहेगा अपने पास बचा सोर्स। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? सिंक रहेगा जो टेम्परेचर T2 पर है, जो कोल्ड रिजर्वेयर है। सोर्स है एट टेम्परेचर T1 जो हॉट रिजर्वेयर है। अ रेफ्रिजरेटर, एज वी ऑल नो, इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर कूलिंग थिंग्स. इट इज आल्सो कॉल्ड हीट पंप. As we know, the natural tendency of heat is to flow from higher temperature to lower temperature. However, if energy is supplied, heat can be made to flow from lower temperature to higher temperature. यहां पर हमने बीच में क्या लगा दिया? इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, अब हम खुद इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर कराने वाले हैं। Water and other food stuff to be cooled in a refrigerator serve as sink at lower temperature. क्या कर रहे हैं? सिंक क्या होता है? हमेशा लोअर टेम्परेचर पे। अब हमें सिंक में से हीट निकालनी है और सोर्स जो हायर टेम्परेचर पे है वहां रिलीज करनी है। ये बात समझ में आई है? तो यहां पर द सोर्स इज इन दिस केस इज द एटमॉस्फेयर और द सराउंडिंग, जहां पे हायर टेम्परेचर है T1 और वहां पे हीट रिलीज करनी है। तो du इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस रहेगा ओवरऑल। Q2 is the amount of heat extracted per cycle from the cold reservoir at lower temperature T2. W is the work done per cycle on the system, that is the refrigerant जो भी work done कर रहे हैं। Q1 है, it is the amount of heat released per cycle to the source surrounding के पास जो higher temperature T1 पर था। Net amount of heat absorbed का फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चा? Q2 minus Q1, क्योंकि Q2 is the heat energy absorbed, Q1 is the heat energy released। यही है ना अपने पास, यहां से Q2 is the heat energy absorbed और Q1 रिलीज हो गई, तो नेट चेंज कितना है? Q2 minus Q1 है ना। तो ये हमारे पास टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड आ गया dQ। नाउ वर्क डन ऑन द सिस्टम, इट इज गिवन बाय माइनस W। पता है ना अपने को, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव रहेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव था। तो dW इज इक्वल टू माइनस W, dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। du हमारा 0 था, dQ की वैल्यू Q2 माइनस Q1 और dW को लिख लिया माइनस W। तो W कितना निकल गया? वर्क डन टोटल कितना निकल गया बच्चा? Q1 माइनस Q2। That means amount of work done by the heat pump is equal to the difference in the heat energy extracted and released. सिंक से जितनी एक्सट्रैक्ट करी, सोर्स में जितनी रिलीज करी, उसका जितना डिफरेंस आएगा वो अमाउंट ऑफ वर्क डन निकलेगा। क्लियर है? अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर is represented by beta and it is defined as the ratio of quantity of heat removed per cycle from the contents of the refrigerator, जिसका टेम्परेचर Q2 था, जो मतलब T1 T2 टेम्परेचर था, जहां से हमने Q2 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट करी थी, है ना, टू द एनर्जी स्पेंट पर साइकिल टू रिमूव दिस हीट। तो बीटा क्या हुआ? एफिशिएंसी, जितनी हीट एनर्जी हमने एक्सट्रैक्ट करी है विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो बीटा इज इक्वल टू Q2। मैंने क्या किया देखो, वर्क डन का जब हम फॉर्मूला लिखें, वर्क डन अपने को पता है बच्चे क्या है? Q1 माइनस Q2, है ना, अभी हमने देखा था। वर्क डन क्या था? डिफरेंस इन दी हीट सप्लाई और हीट रिलीज वाले में, हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट रिलीज वाले का। एक काम करा, हर टर्म को हमने Q1 से डिवाइड कर लिया। जब हर टर्म को Q1 से डिवाइड किया तो Q2 बाई Q1
डिवाइडेड बाय 1 माइनस Q2 बाई Q1 की टर्म्स में आ गया अपने पास। इन अ कार्नोट साइकिल Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। कार्नोट साइकिल में हमने निकाला हुआ है, तो बीटा इज इक्वल टू T2 बाई T1, 1 माइनस T2 बाई T1। बीटा की वैल्यू T2 बाई T1 माइनस T2 की टर्म्स में हमने लिख दी, और 1 माइनस T2 बाई T1 इज इक्वल टू ईटा विच इज द एफिशिएंसी। 1 माइनस ईटा इज इक्वल टू T2 बाई T1, और बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा बाई ईटा। ये हमारे पास ओवरऑल उसकी एफिशिएंसी आ जाती है जो रेफ्रिजरेटर है। डन। फिर आता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस समझ में आता है बच्चे सबको क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसको अगर मैं ड्यूरिंग दैट प्रोसेस मैं कुछ छोटा मोटा सिस्टम के अंदर वेरिएशंस ले आऊं, चेंज ले आऊं, तो प्रोसेस वापस अपनी सेम स्टेप्स को फॉलो होते करते हुए रिवर्स डायरेक्शन में चल पड़ेगा। और थर्मोडायनामिकल प्रोसेस टेकिंग a system from initial state to a final state is reversible if the process can be turned back such that both the system and the surrounding return to their original state with no other change anywhere else in the universe. As it is वो सेम अपने पाथ को फॉलो करता हुआ वो क्या कर लेगा, अपने ओरिजिनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे, सिस्टम भी और सराउंडिंग भी। तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। A process which does not satisfy even one of the condition for reversible process is called irreversible. सीधी बात है। अब आता है बच्चे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अ क्रिटिकल स्टडी शोज दैट देयर आर मेनी प्रोसेस दैट आर परफेक्टली allowed by the first law and yet they never observed in practice. For example, the first law does not prohibit the heat flowing from cold body to hot body. एक्चुअल में फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ था dq इज इक्वल टू du प्लस dw। पता है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड इज एक्जैक्टली इक्वल्स टू इंक्रीज इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि हीट एनर्जी का जो एक्सचेंज हो रहा है वो हायर टू लोअर है या लोअर टू हायर, उसके बारे में कभी उसने कहा ही नहीं कुछ। और उस लॉ के अकॉर्डिंगली कहीं पर भी ये मेंशन नहीं था कि एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस के अंदर हीट कैन नेवर गो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, है ना, ऐसा कभी नहीं लिखा था। जबकि अपने को पता है ये एक्चुअल प्रैक्टिस में कभी होता नहीं है, जब तक हम एक्सटर्नल सोर्स यूज ना करें ये पॉसिबल नहीं होता। अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डज नॉट प्रोहिबिट हीट इंजन टू कन्वर्ट 100% ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी विद नो वेस्ट हीट। ये भी पता है अपने को कि जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो 100% एफिशिएंसी को भी मना नहीं करता। वो तो सीधा कह रहा था dq इज इक्वल टू सीधा सीधा अगर जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो आ जाए तो सारा ही हीट एनर्जी सारे वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी, dq इज इक्वल टू dw हो जाएगा। जबकि अपना जो रेगुलर फिनोमिनास है, जो अपना नेचुरल प्रोसेस होते हैं, किसी के अंदर भी 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वेस्ट होगी। बट कार्नोट फाउंड दैट इवन एन आइडल हीट इंजन वुड जनरेट सम वेस्ट हीट। ठीक है, तो सेकेंड लॉ इसी के बेसिस पे बनाया गया। सेकेंड लॉ अपने आप में कुछ नहीं है, सेकेंड लॉ सिर्फ जो फर्स्ट लॉ के लूप होल्स थे उन्हीं को काउंटर करके रीडिफाइन किया गया। सम एडिशनल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचर फॉरबिड सर्टेन फिनोमेना इवन दो द फर्स्ट लॉ इज नॉट वायलेटेड। द प्रिंसिपल विच डिसअलाउ सर्टेन फिनोमेना कंसिस्टिंग विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो सेकेंड लॉ कुछ और नहीं है। सेकेंड लॉ क्या है? वो वाले प्रिंसिपल्स जो कि डिसअलाउ कर रहे थे कुछ फिनोमेनास कुछ फर्स्ट लॉ के साथ, उनको हम सेकेंड लॉ में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, heat flows spontaneously from a substance at higher temperature to another at lower temperature. Heat does not flow spontaneously in reverse direction. क्लियर है ये? फिर जो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, अब ये क्या हो रहा है, उसी लॉ की अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रही हैं अपने पास। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन which would absorb heat from a reservoir and convert 100% of heat into work done. ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर एक आया ये जो अपने कॉलिशियस स्टेटमेंट है, ये जो इन्होंने बोला था, इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन अ सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी व्हिच वुड ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू बॉडी एट हायर टेम्परेचर। तो घुमा फिरा के सबने क्या किया, जो फर्स्ट लॉ के लूप होल्स थे उन्हीं को सेकेंड लॉ की फॉर्म में दे दिया। अब आता है कार्नोट साइकिल। देखो कार्नोट साइकिल है क्या बेसिकली, जो सेडी कार्नोट डिवाइज्ड एन आइडल साइकिल ऑफ ऑपरेशन for heat engine in year 1824. This cycle came to be known as Carnot cycle. The machine used for realizing this idle cycle of operation is called idle heat engine or Carnot
हीट इंजन। अब करा क्या, सेम कहानी। अब इसको ना समझना जरा एक बारी, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। जो हमने हीट पंप के अंदर किया था बिल्कुल वैसा ही है। यहां पर सोर्स है, हायर टेम्परेचर पे इंसुलेटिंग पैड है और सिंक है, ठीक है। ये अपना वर्किंग सब्सटेंस सेम वही काम करते हैं। वर्किंग सब्सटेंस क्या है, जिसके अंदर फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन फिटेड है। इसका पूरा जो ये आउटर बाउंड्री है, ये सारी क्या है, इंसुलेटिंग है, सिर्फ बेस कंडक्टिंग है। अब मैं इस कंडक्टिंग बेस के साथ उठा के अगर इसको सोर्स पे रखूंगा, तो सोर्स पे रखने से क्या होगा, हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी नीचे से। सिस्टम के अंदर अगर हीट एनर्जी जाएगी तो एक्सपेंशन स्टार्ट होगा। टेम्परेचर में कोई वेरिएशंस आएंगी? नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने सिस्टम के ऊपर इसको सोर्स के ऊपर रखा वर्किंग सब्सटेंस को, तो जो Q1 इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो ट्रांसफर होनी शुरू हुई, वो सीधा सीधा वर्क डन में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई है। तो ये पहला प्रोसेस जो आया, ये क्या आया बच्चा, हमने जो पहला प्रोसेस फॉलो किया वो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्लियर बात है ये? अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमने क्या किया है, अपने इस वर्किंग सब्सटेंस को सोर्स पर रखा था। अब सोर्स पर से उठा के हमने इसको रख दिया इंसुलेटिंग पैड पे। इंसुलेटिंग पैड पे रखने का क्या लॉजिक है, जब इसने Q1 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी, तो वो पूरी ही एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हुई, वो थोड़ा टाइम लेगी अभी। तो जब तक ये एक्सपैंड हो रहा था, वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन था। अब मैंने इसको उठा के इंसुलेटिंग पैड पे रख दिया। इंसुलेटिंग पैड पे रखने का मतलब ऑलरेडी पूरी बॉडी तो इंसुलेटर थी ही, नीचे वाला पार्ट भी क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। तो ये 100% इंसुलेशन हो गई। 100% इंसुलेटर सिस्टम बन गया, तो मतलब डायबेटिक प्रोसेस हुआ। अब हीट एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन अंदर हीट जो जा रखी है वो तो वर्क डन कर ही रही है। तो अब क्या एक्सपेंशन हुआ, डायबेटिक एक्सपेंशन। अब ये जितना एक्सपैंड होना था उतना हो गया। अब मुझे क्या चाहिए कि ये वापस अपनी जगह पे आए। तो अब मैंने क्या किया, जितना एक्सपैंड होना था हो चुका, अब इनिशियल जगह पे लाने के लिए मैंने इसको सिंक पे रख दिया, ठीक है। जब हम इसे सिंक पे रख रहे हैं, तो सिंक पे होगा तो क्या होगा, देखो जो एक्स्ट्रा रेजिड्यू एनर्जी बच गई है, हीट बच गई है, अब ये बेस के थ्रू वो एनर्जी सिंक पे रिलीज कर देगा। तो जैसे ही सिंक पे रिलीज करेगा, ये कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एनर्जी चली गई। अब जितनी हीट देनी थी दे दी, पर ये अभी नीचे आ ही रहा है, तो हमने इसको यहां से उठा के वापस इंसुलेटिंग पैड पे रखा, फिर से ये डायबेटिक हो गया। जब सिंक पे रखा था तो क्या था, आइसोथर्मल कंप्रेशन। जब इंसुलेटिंग पैड पे रख लिया तो क्या हुआ, डायबेटिक कंप्रेशन। तो ओवरऑल Q1 is the amount of heat energy which was absorbed by the ideal gas, and let us assume Q2 is the amount of heat energy which was released to the sink by the source, by the basically working substance. क्लियर है ये? और इसी Q1 और Q2 के बीच में हमारे पास क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है। ठीक है, ये चारों प्रोसेस समझ में आ गए हैं बच्चे। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, अडायबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, अडायबेटिक कंप्रेशन। इस इंडिकेटर डायग्राम पे ध्यान दो सब। तो अपने पास जो इंडिकेटर डायग्राम है बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले हमने जब अपने वर्किंग सब्सटेंस को सोर्स पे रखा, तो सोर्स पे रखा तो इसने क्या किया, वॉल्यूम जो V1 है वो एक्सपैंड होके V2 तक हुई, प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ सिर्फ। फिर हमने क्या किया, उसको एक्सपैंड होने के लिए हमने इंसुलेटिंग पैड पे रख दिया था, जहां पे अडायबेटिक एक्सपेंशन आया। अडायबेटिक एक्सपेंशन में क्या हुआ, वॉल्यूम में फिर से इंक्रीज आया थोड़ा सा, लेकिन प्रेशर काफी ज्यादा कम हुआ। फिर हमने क्या किया, उसे सिंक पे रखा। जब सिंक पे रखा तो कंप्रेशन शुरू हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हो गई। समझ में आ रहा है? और इसके बाद फिर हमने उसे कहां रखा, इंसुलेटिंग पैड पे, जहां वो बिल्कुल अपने वापस इनिशियल पोजीशन पे, एक्चुअल जगह पे पहुंच गया। क्लियर है? तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, अडायबेटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन और डायबेटिक कंप्रेशन। इसी दौरान जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा था, देखो अब अपने पास वर्क डन क्या फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर let the cylinder is placed on the source and let the amount of heat energy absorbed by the system be Q1 and W1 be the corresponding work done in expanding the gas isothermally. तो Q1 is equal to W1, जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी वही वर्क डन में गई। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, PdV, V1 से V2 तक, है ना। पूर्वी बचा, ध्यान दो, पता चल रहा है ये वर्क डन हुआ हमारे पास V1 से V2 तक, विच इज इक्वल टू RT log V2 by V1। ये पता है, हमने आइसोथर्मल की वर्क डन इक्वेशन ऑलरेडी निकाली हुई थी। और इसी के अंदर अगर मैं एरिया की बात करूं, देखो बेटा एरिया अंडर दिस ग्राफ, ये पूरा का पूरा जो ग्राफ के अंडर आएगा, जितना एरिया ABNKA, जितना एरिया आएगा वो सारा वर्क डन फॉर द आइसोथर्मल एक्सपेंशन आया। अब एरिया ऑफ ABNKA। फिर आता है अडायबेटिक एक्सपेंशन। The cylinder is now removed from the source and placed on the insulating pad. The work done
by the gas in expanding adiabatically from B V2 P2 to C V3 P3, तो वर्क डन इज इक्वल टू V2 से V3 PdV। यहां कोई हीट एक्सचेंज तो हुआ नहीं था। अडायबैटिक का वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? RT2 माइनस T1 ओवर 1 माइनस गामा, है ना, पता ही है। और इसका एरिया क्या आ गया? BCNB। अब ये कैसे आया? ये वाला एरिया आएगा इस ग्राफ के अंदर, यहां से यहां, ठीक है, क्लियर है ये। फिर आता है हमारा कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में आया, cylinder is now removed from insulating pad and placed on sink. Let Q2 is the heat or amount of heat energy rejected to sink and W3 be the amount of work done on the gas in compressing it isothermally from C V3 P3 to D V4 P4। क्लियर है? अब वर्क डन W3, क्योंकि Q2 is the amount of heat energy released, यह आ गया W3 के इक्वल, विच इज इक्वल टू माइनस PdV V3 से V4। कंप्रेशन का केस है तो माइनस RT2 log V4 बाई V3 आ गया, और इसका जो हमारा एरिया आएगा वो इस ग्राफ के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब हमने फिर क्या किया? अडायबेटिक कंप्रेशन। अडायबेटिक कंप्रेशन में द सिलेंडर इज नाउ placed on the insulating pad. Let W4 be the work done on the gas in compressing adiabatically from dV4 P4 to initial state V1 P1। तो W4 is equal to integration of V4 से V1 minus PdV minus RT2 minus T1 by 1 minus gamma which is equal to minus of area DA KLD। अब ये देखो यहां पे इसका एरिया कौन सा आया हमारे पास कंप्रेशन के लिए? ये वाला। तो मैं इस एरिया और इस एरिया को नेगेटिव ले रहा था, बाकी सारे पॉजिटिव थे। पॉजिटिव वाले कंप्रेशन जो एक्सपेंशन वाले एरियाज में से अगर मैं कंप्रेशन वाले एरियाज को माइनस कर दूं तो हमारे पास ये बीच वाला जो शेडेड एरिया ये मिल जाता है, एंड दिस गिव्स द टोटल वर्क डन इंडिकेटर डायग्राम के अकॉर्डिंगली। ठीक है। अगर इसको अब हम मैथमेटिकली करें, देखो टोटल वर्क डन पर साइकिल बाय द इंजन, टोटल वर्क डन बाय द गैस इन स्टेप 1 एंड 2 W1 प्लस W2, टोटल वर्क डन ऑन द गैस इन स्टेप 3 एंड 4 W3 प्लस W4। ये बात समझ में आ रही है? जब एक्सपेंशन हो रहा था वर्क डन बाय द सिस्टम था तो W1 प्लस W2 था। कंप्रेशन हो रहा था वर्क डन ऑन द सिस्टम था, क्योंकि कंप्रेस हो रहा है वो, तो W3 प्लस W4 है। नेट वर्क डन क्या आएगा? W1 प्लस W2 माइनस W3 प्लस W4। अब W2 और W4 तो इक्वल थे, दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड में ध्यान से देखो। W4 की वैल्यू क्या निकली है? माइनस RT2 माइनस T1 ओवर 1 माइनस गामा, और W2 की वैल्यू पे ध्यान दो, RT2 माइनस T1 ओवर 1 माइनस गामा। सिर्फ नेगेटिव का फर्क है ना, सिर्फ नेगेटिव का फर्क है, मैग्नीट्यूड में सेम है। मतलब अगर मैं टोटल वर्क डन में W2 और W4 को ऐड करूंगा तो कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा वहां पे। तो नेट वर्क डन जो बचा वो सिर्फ और सिर्फ W1 और W3 की वजह से बचा, है ना। तो W इज इक्वल टू W1 माइनस W3, और W1 Q1 के इक्वल था, है ना, W1 Q1 के इक्वल था और W2 Q2 के इक्वल था। डन। और एरिया वाला कंसेप्ट हमने समझ ही लिया, ABCD, A वाला जो एक्सपेंशन के एरियाज में से कंप्रेशन वालों को माइनस कर दिया। क्लियर? एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन क्या निकलेगा बच्चा? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नेट मैकेनिकल वर्क डन पर साइकिल बाय द गैस टू द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड पर साइकिल फ्रॉम द सोर्स। ईटा इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड। ईटा इज इक्वल टू वर्क डन के लिए हम निकालेंगे तो ईटा इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाय Q1, सेपरेटिंग द न्यूमरेटर 1 माइनस Q2 बाय Q1। ये एफिशिएंसी आ गई है। अब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आइसोथर्मल प्रोसेस, P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 की पावर गामा अडायबेटिक प्रोसेस, P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4 आइसोथर्मल कंप्रेशन, P4 V4 की पावर गामा इज इक्वल टू P1 V1 की पावर गामा अडायबेटिक कंप्रेशन। मैंने इन सारों को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, इन चारों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया तो P1 P2 P3 P4 तो कैंसिल आउट हो गया, और सिर्फ V1 V2 V3 V1 V2 V3 V4 की पावर्स में रह गया जो रह गया, है ना। V2 की पावर गामा माइनस 1 V4 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू V1 की पावर गामा माइनस 1 V3 की पावर गामा माइनस 1। सिंपल रीअरेंज किया सीधा, है ना। यहाँ पे जब ये सारा रहेगा, देखो V2 और V2 इधर आके माइनस होगा, गामा माइनस 1 बनेगा। V4 और V4 इधर आएगा, डिवाइड होगा तो गामा माइनस 1 बनेगा।
सिमिलरली V3 अपॉन V3 करेंगे, V3 की पावर गामा ओवर V3, V3 की पावर गामा -1। तो इस तरीके से सबकी पावर गामा -1 बनी कि नहीं, सबकी पावर हट जाएगी। V2 V4 इज इक्वल टू V1 V3 और V2 बाई V1 इज इक्वल टू V3 बाई V4 मैं लिख सकता हूं। लॉग ले लिया, log V2 बाई V1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ V3 बाई V4। ये हमने किया क्यों है, क्योंकि जो हमारे पास एफिशिएंसी निकली थी, जो हमारा नेट वर्क डन निकला था Q2 बाई Q1, इट इज इक्वल टू RT2 log टू द बेस V3 बाई V4 RT1 log टू द बेस V2 बाई log V2 बाई V1। RR कैंसिल, log V3 बाई V4 और log V2 बाई V1 इक्वल है कि नहीं, अभी हमने प्रूफ किया है। तो ये पूरी टर्म्स भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और Q2 बाई Q1 को T2 बाई T1 से हम रिप्लेस कर सकते हैं। इस चीज के लिए हमने इतनी मेहनत करी है कि मैं Q2 बाई Q1 को T2 बाई T1 की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकूं। तो एफिशिएंसी जो है 1 माइनस Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। क्लियर है बच्चा? एफिशिएंसी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हीट इंजन्स क्या रहेगी, दोनों की एफिशिएंसी ऐड करें, ईटा प्लस ईटा 2, ईटा 1 प्लस ईटा 2 माइनस ईटा 1 इंटू ईटा 2। ये नेट एफिशिएंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्लियर है बच्चा? इसी के साथ अपना पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, जिसमें कारनॉट हीट इंजन भी कर लिया हमने और रेफ्रिजरेटर भी कर लिया। ठीक है, डन।